हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो हम लोग चैप्टर 5 वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत में 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। आज लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 1 और 2 और 3 में क्या क्या पढ़े हैं? तो 1 में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े हैं चैप्टर का जो नाम है। सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स के बारे में समझे कि आनुवंशिकी क्या है। जेनेटिक्स को समझने के बाद इनहेरिटेंस को समझे, वंशागति को समझे, फिर विभिन्नता को समझे, फिर मेंडल के बारे में भी थोड़ा जाने। और मेंडल ने जो इस जेनेटिक्स पर जो काम किए थे उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को भी हम लोग समझे। समझने के बाद आ गए मेंडल के नियम पर कि मेंडल का नियम क्या क्या था। तो मेंडल के हम लोग जनरली जानते हैं कि 3 नियम को उन्होंने दिए थे। 3 नियम उन्होंने दिए थे। उसमें जो है पहला नियम थे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। मेंडल ने पहला नियम दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम में मेंडल ने ये कहे कि मान ले कोई भी गुण जो है वो, उन्होंने फैक्टर शब्द का प्रयोग किए थे, जिन शब्द का प्रयोग नहीं किए थे। और जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, जैसे आप हमें हमारे माता पिता का जो भी गुण है वो सब जीन के द्वारा आए हुए हैं, जीन के रूप में आए हुए हैं। तो जीन हमेशा जोड़े में होता है। और मेंडल ने जीन शब्द को नहीं बोले थे, उन्होंने फैक्टर शब्द को बोले थे। तो मेंडल का पहला नियम में ये कहा गया जो फैक्टर जो जोड़े में होते हैं वो दोनों में से एक जो है दूसरे का प्रभाविता को दबा देते हैं। कहने का मतलब ये थे कि मान लेते हैं ये एक लंबाई का जीन है या फैक्टर, मेंडल ने इसे फैक्टर बोले थे। तो एक लंबाई का फैक्टर है टॉल का, ये लंबाई का है, ये लंबा है, ये टॉल है, मतलब बौना है। ये लंबा है, ये बौना है। अगर ये दोनों एक दूसरे को एक साथ प्रभावित नहीं करेंगे, या तो ये प्रभावित करेंगे या तो ये करेंगे, कोई एक प्रभावित करेंगे। और जो प्रभावित करेंगे वही प्रभावकारी होंगे, जो प्रभावित करेंगे वही प्रभावकारी होंगे। मतलब मान लेते हैं अगर कैपिटल टी अपने आप को प्रभावित करते हैं तो ये प्रभावकारी लक्षण हो गए, और स्मॉल टी अगर प्रभावित करते हैं तो स्मॉल टी प्रभावी हो गए। तो ये प्रभाविता का नियम मेंडल ने यही बताए थे कि जीन का जो जोड़े हैं उसमें एक जो है, एक जोड़े का एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उनको प्रभावित होने नहीं देते हैं। मेंडल का पहला नियम यही बताया। और मेंडल का जो दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? इसका हिंदी क्या होते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्पेलिंग गलत है, सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। मेंडल का दूसरा जो नियम था वो क्या था? पृथक्करण का नियम। तो इसमें मेंडल ने ये बताया जिनका जो जोड़ा होते हैं, मान लेते हैं ये जिनका कोई जोड़ा है, ये कैपिटल वाला है या फिर ये हाइब्रिड वाले हैं या फिर ये स्मॉल वाले हैं, रिसेसिव डोमिनेंट, और ये भी डोमिनेंट होंगे लेकिन जीन इनका हाइब्रिड हो जाएगा। तो मेंडल ने ये बताइए अगर किसी फॉर्म में जीन है, जीन अगर इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में है, किसी भी रूप में है, तो वो जीवन में कभी ना कभी अलग होने की क्षमता रखता है। तो यहाँ ये आगे चलकर अलग होकर 2 गैमेट को बना लेंगे इस तरह। ये दोनों अगर अलग होंगे, दोनों में से तो कोई एक ही प्रकार का बनेंगे, ये दोनों भी अलग होंगे तो एक ही प्रकार का बनेंगे। तो मेंडल ने यही बात बताई दूसरे नियम में कि ये जो जीन का जो जोड़ा होते हैं अपने जीवन में कभी ना कभी अलग होने की क्षमता रखते हैं। मेंडल ने यही 2 नियम बताए पहले। तीसरा नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 नियम समझे क्या क्या बोल रहे थे। और मेंडल ने, बहुत बड़ी बात है ये कि मेंडल ने ये जो दोनों नियम दिए थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम को मेंडल ने एक संकरण क्रॉस के आधार पर दिए थे। एक संकरण क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए थे। ये क्या होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस? आप लोग थोड़ा पीछे वाला लेक्चर को थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल से समझाया हुआ है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने ये 2 नियम दिए थे। कौन कौन सा? प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। आज हम लोग मेंडल का तीसरा नियम पर बात करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में कह सकते हैं स्वतंत्र संकलन का नियम। इसका क्या मतलब हुए? इस नियम में मेंडल ने क्या कहे, चलिए वही समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेंडल ने इस नियम को द्विसंकरण क्रॉस के आधार पर दिए। किसके आधार पर दिए? डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए। क्लियर है?
इस नियम के अनुसार नॉन एलेलिक जीन, अब ये एलेलिक नॉन एलेलिक क्या होते हैं, देखिए जीन जो होते हैं, मान लेते हैं ये कोई जीन है तो इनका ये एलील है, ये भी एलील है, तो ये एलेलिक जीन हो गए, क्या हो गए, एलेलिक जीन, समझ रहे हैं, ये क्या हो गए, एलेलिक जीन। नॉन एलेलिक जीन क्या होंगे, मान लेते हैं ये टी है और ये है, सॉरी कोई एक दूसरा जीन है RR वाला, मतलब ये बीच का, जैसे मटर का पौधे में मेंडल ने इसको राउंड सीड के लिए रूप में लिए थे, गोल बीज के लिए ये जीन को लिए थे, और ये लंबा टॉल के लिए लिए थे। तो ये जो दोनों है, जो जीन हमेशा बोले कि जोड़े में रहेंगे, ये तो दोनों हैं, ये दोनों जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से जाएंगे, एक दूसरे को कोई प्रभावित नहीं करेंगे। तो वही कह रहे हैं इस नियम के अनुसार नॉन एलेलिक जीन, नॉन एलेलिक जीन मतलब समझ रहे, ये जीन और ये जीन, दो जीन है जो एक दूसरे को, नॉन एलेलिक का मतलब ये हुए, और एलेलिक जीन की बात करेंगे तो सिर्फ ये हो जाएंगे क्योंकि उसमें दोनों एलील है। नॉन एलेलिक और एलेलिक का मतलब क्या होगा, एलेलिक का मतलब हुए कि जिसमें उनका दोनों एलील प्रेजेंट है उसको बोले, उसे वैसे जीन को बोलेंगे एलेलिक जीन, इसको क्या बोलेंगे, टी को एलेलिक जीन, और टी और आर को यहाँ पर क्या बोलेंगे, टी और आर, ये दोनों एक दूसरे का नॉन एलेलिक जीन है, मतलब ये इसका एलील नहीं है और ये भी इसका एलील नहीं है, समझ रहे हैं। तो अगर ये दोनों का ऐसा फॉर्म आ जाए टी आर, हार है कि नहीं, इससे युग्मक बनेंगे टी, इससे युग्मक बनेंगे आर, तो ये कैसा जीन है, ये नॉन एलेलिक जीन। नॉन एलेलिक जीन मतलब समझ रहे, एलेलिक जीन होते हैं अगर सिर्फ यही दोनों होते हैं, तो अगर सिर्फ यही दोनों होते तो ये दोनों एलेलिक जीन होते हैं, मगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो ये नॉन एलेलिक जीन है, मतलब ये इसको प्रभावित नहीं करेंगे, ये भी इसको प्रभावित नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं एक साइंस का 12th क्लास का एक साइंस वाला स्टूडेंट है, एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, एक हिस्ट्री वाले हैं और एक बायोलॉजी वाले हैं, मान लेते हैं दोनों एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं। अब क्या होंगे, बायोलॉजी वाला हिस्ट्री वाले को परेशान नहीं कर सकते, हिस्ट्री वाला बायोलॉजी वाले को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग है, नॉन सब्जेक्टेबल है, सेम सब्जेक्टेबल नहीं है। तो वही कह रहे हैं नॉन एलेलिक, मतलब एक दूसरे को अलग अलग है, ये लंबाई के लिए जिम्मेवार है, ये गोल बीच के लिए जिम्मेवार है, तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। मेंडल ने यही बात तीसरे नियम में उन्होंने बताया, समझ पाए। तीसरे नियम में मेंडल ने क्या बोले, इस नियम के अनुसार नॉन एलेलिक जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक निर्माण के समय, जब युग्मक निर्माण होंगे इसका एक आएंगे, ये दोनों में से कोई एक आएंगे, और ना ही ये इसको प्रभावित करेंगे ना ही ये इसको प्रभावित करेंगे। मेंडल ने पहला नियम में बोले कि जो जीन होंगे, जीन के जोड़े, तो जीन के मतलब एलेलिक जीन की बात वो करें, नॉन एलेलिक जीन की बात नहीं कर रहे हैं मेंडल, उसमें यहाँ पर करें नॉन एलेलिक जीन की बात। युग्मक निर्माण के समय अलग होते हैं, अलग हो गए दोनों, तथा एक से अधिक गुण स्वतंत्र रूप से, ये एक अलग गुण है, ये भी एक अलग गुण है, दोनों स्वतंत्र रूप से जा रहे हैं, ना इसको कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं ना इसको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये मेंडल का तीसरा नियम था कि जो दो नॉन एलेलिक जीन होंगे वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे, तो इसी को मेंडल ने तीसरा नियम के रूप में दिए थे, और ये डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग अभी समझेंगे, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग पिछले लेक्चर में समझे थे, इस लेक्चर में डायहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक समझ पाए कि मेंडल का जो तीसरा नियम है वो नियम में क्या कहना चाहिए। इस नियम के लिए और एक इजी बात बताते हैं, एक ही क्रोमोसोम में स्थित एक से अधिक जीन, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, बहुत सारे, 4 ही हम लिए, ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं। तो 4 जीन जो हैं स्वतंत्र रूप से, इसका मान लेते हैं अगर ये है बी और ये बी, ये ए सी डी ई एफ किधर भी बड़ा छोटा किधर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक जीन हो गए, ये टोटल एक जीन हो गए, ये टोटल एक जीन हो गए। ये कैसा जीन है, एलेलिक जीन है। ये जो बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है, ये दोनों क्या है, एलेलिक जीन है। और ये कैपिटल बी और ये कैपिटल है, ये दोनों नॉन एलेलिक जीन है, क्योंकि ये अलग गुण के लिए जिम्मेवार है, ये अलग गुण के लिए जिम्मेवार है। तो ये दोनों दूसरे को कभी प्रभावित नहीं करेंगे। मेंडल ने तीसरे नियम में यही बात को बताया, कह रहे थे एक ही क्रोमोसोम में स्थित एक से अधिक जीन, एक ही क्रोमोसोम में एक से अधिक जीन उपस्थित है, तो कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से आगे एक से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए चले जाएंगे, इसको कोई नहीं रोकेंगे, ना ही ये रोकेंगे ना ही ये रोकेंगे। हाँ, इनको अगर ये दोनों जीन जो है जोड़े में अगर
प्रभाविता का नियम को देखिएगा तो उसमें कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक प्रभावित करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। ये करेंगे तो कैपिटल को दर्शाएंगे, ये कहोगे तो स्मॉल को दर्शाएंगे, लेकिन ये और ये एक दूसरे को कभी नहीं प्रभावित करेंगे। ये अपना स्वतंत्र होंगे, ये भी स्वतंत्र होंगे। मेंडल ने तीसरा नियम में यही बात बताया। समझ पाए? अब जो है हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे, तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे कि डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या बोले थे। तो अब हम लोग समझते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। ठीक, तो मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे उसके आधार पर उन्होंने तीसरा नियम दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसको समझेंगे। अभी तक जो हम लोग समझे मेंडल का तीसरा नियम, उनको समझने में कोई दिक्कत हुए हैं तो अभी डायहाइब्रिड क्रॉस समझाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डायहाइब्रिड क्रॉस को समझाते हैं। चलिए अब डायहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो बताए थे उसी का जस्ट एक ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस हो जाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताए थे जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण का अध्ययन करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस से मतलब दो लक्षण होंगे। जब दो पौधे के बीच, एक नर पौधा है एक मादा पौधा है, दो पौधे के बीच अगर हम दो इकाई लक्षण का, दो लक्षण के आधार पर क्रॉस कराते हैं, पहले उसमें तो एक ही लक्षण ले रहे थे, कोई या तो लंबा ले रहे थे या तो कह सकते लंबा बौना वाला एक ले रहे थे, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे थे, एक साथ दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को नहीं लिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन इसमें कर रहे हैं एक साथ दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले सकते हैं, तो उसी को डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो लेते हैं, समझते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनेंगे। एक ले लेते हैं गोल बीज तथा हरा रंग, पीला रंग, गोल बीज तथा पीला रंग, और दूसरे उसके साथ किसका क्रॉस करवाते हैं? झुर्रीदार बीज, क्योंकि गोल बीज का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? झुर्रीदार बीज, तथा पीला रंग का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? उसका विपरीत क्या होते हैं? हरा रंग। तो ये दोनों के बीच देखिए दो लक्षण लिए, एक तो बीज गोल है और दूसरा बीज का रंग पीला है। उसी का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? गोल बीज का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विपरीत लक्षण झुर्रीदार बीज, और पीला रंग का विपरीत लक्षण हरा बीज। ये दोनों के बीच अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं? जो रिजल्ट आएगा, इनका जो स्टडी होंगे उसी को हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। और मेंडल ने इसी नियम के आधार, इसी क्रॉस के आधार पर तीसरा नियम दिए थे, स्वतंत्र संकलन का नियम। तो गोल बीज देखिए राउंड सीड क्या हो जाएंगे? राउंड सीड, राउंड के लिए आर ले लिए, और येलो के लिए समझ रहे, ये जीन ले लिए, नॉर्मल जीन ले लिया, दोनों डोमिनेंट अवस्था में ही है अभी। उसके बाद झुर्रीदार बीज के लिए क्या हो जाएंगे? जो भी हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, यही मेंडल ने भी बताएं कि जो हम कैरेक्टर को ले रहे हैं उसका कॉन्ट्रास्टिंग मतलब उसका विपरीत लक्षण में, एक में अगर हम डोमिनेंट लेटर से दर्शा रहे हैं तो दूसरे को रिसेसिव लेटर, स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। ये डोमिनेंट होंगे तो ये रिसेसिव होंगे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक दूसरे का विपरीत। अगर बीज गोल है तो उसका विपरीत क्या है? झुर्रीदार बीज के लिए उन्होंने स्मॉल आर लिए थे, और गोल बीज के लिए कैपिटल आर लिए। और पीला रंग येलो के लिए पहला कैपिटल लेटर वाई, और हरा के लिए आप बोलिएगा सर जी होना चाहिए, नहीं जी नहीं, क्योंकि इन्हीं का जस्ट उल्टा ले रहा ना, विपरीत लक्षण की बात हो रही है। इनका विपरीत क्या हो जाएंगे? स्मॉल वाई। क्लियर है? ये देखिए ये एक अलग जीन है, ये एक अलग गुण के लिए है, ये एक अलग जीन है, जिनका जोड़ा, ये भी एक जीन का जोड़ा है, ये भी जीन का जोड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ लंबाई के लिए, गोल बीज के लिए जिम्मेवार है और किसी चीज के लिए नहीं है। और ये जो वाई है, ये बीज का जो रंग होंगे, पीला रंग होंगे, उसके लिए ये जिम्मेवार है। और यहाँ पर ये स्मॉल आर बीज जो झुर्रीदार बीज होंगे, चपटा सा बीज होंगे, वो स्मॉल आर, और बीज का रंग अगर हरा है तो वाई स्मॉल वाई। ये मेंडल ने अपना एक क्रॉस करवा के देखे। मोनोहाइब्रिड करते तो सिर्फ इसमें हम लोग गोल बीज और झुर्रीदार बीज के बीच क्रॉस करवाते, लेकिन डायहाइब्रिड है तो दो गुण को लेंगे एक साथ। चलिए अब इसका युग्मक बनाते हैं। ये पेरेंट मान लेते हैं, ये क्या पेरेंट, इनका युग्मक बनाते हैं। तो ये कैपिटल कोई एक आएंगे, ये एक अलग जीन है, ये एक अलग जीन है। इस जीन में से कोई एक एलील आएंगे, एक एलील क्या आ गए, और ये भी जीन के जोड़े में से कोई एक एलील आएंगे।
अलग अलग नहीं है, दोनों समान है, तो कोई भी एक आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी वही सेम प्रोसेस होंगे, समझ रहे। अब दोनों को जब फर्टिलाइजेशन कराया गया, फर्टिलाइजेशन समझ रहे, ये गैमेट हो गए, ये पेरेंट हो गए, और ये F1 जनरेशन हो। तो इसमें क्या हुए, ये कैसा कैरेक्टर आ गए, आर है कैपिटल वाला, मतलब ये प्रभावकारी है, ये अपने आप को प्रभावित करेंगे। तो आर किसके लिए है, राउंड बीज की स्ट्रीट के लिए है, तो गोल बीज, गोल बीज। तथा वाई कैपिटल वाई किसके लिए है, पीला रंग के लिए। अगर स्मॉल वाई प्रभावकारी होते यहाँ पर तो हरा रंग होते। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर है, मतलब ये प्रभावित होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तथा हरा रंग, सॉरी पीला रंग। तो मेंडल ने ये चीज का अध्ययन किए कि पहले पीढ़ी में अगर दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए एक साथ, मेंडल ने सफलता का सबसे बड़ा कारण यही थे कि मेंडल ने एक बार में एक गुण का अध्ययन किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद जब एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उनको पूरा संतुष्टि मिल गए, तब उन्होंने एक साथ कई लक्षण को एक साथ अध्ययन किए। ये एक साथ 2 लक्षण ले लिए, 3 लक्षण लिए, 4 लक्षण लिए। तो यहाँ पर 2 लक्षण को लिए डायहाइब्रिड, 3 लक्षण का अध्ययन करेंगे ट्राइहाइब्रिड, 4 लक्षण का अध्ययन करेंगे टेट्रा, 5 का करेंगे पेंटा। मेंडल ने ऐसे इसके मैक्सिमम मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड उन्होंने बात को बताया। वैसे उन्होंने बताया कि आप जितना करवाना चाहते करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये करवाए, डायहाइब्रिड क्रॉस करवाए, तो उनका F1 जनरेशन में क्या मिले, गोल बीज तथा पीला रंग। मतलब ये प्रभावकारी लक्षण है, ये अप्रभावकारी लक्षण है F1 पीढ़ी के लिए। लेकिन F2 पीढ़ी में देखिएगा कि ये दूसरे को, यहाँ पर देखिए ये दोनों साथ गए, अलग नहीं हुए। F1 पीढ़ी में अलग नहीं हुए, अलग नहीं हुए, लेकिन F2 पीढ़ी में आसानी से अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गोल बीज हरा रंग, झुर्रीदार बीज पीला रंग, ऐसे भी कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। F1 पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ सब कैरेक्टर कैसा देखने के लिए मिले, गोल बीज तथा पीला रंग। मेंडल को F1 जनरेशन में ये इवेंट देखने के लिए मिले, किससे, डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। तो मेंडल ने ये बताया कि दोनों स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, एक दूसरे को कोई नहीं रोकेंगे। ये अपना स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ना ये इसको रोके ना ये इसको रोके, स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, दोनों यहाँ पर मिले। देखिए यहाँ पर स्वतंत्र है दोनों, कोई किसी को नहीं रोक रहे, ना आर वाई को रोक रहे ना वाई आर को रोक रहे। क्लियर, ये F1 जनरेशन है। अब इसका हम F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे। F2 जनरेशन प्राप्त करने का क्या प्रोसेस होते हैं, F1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट आया है उसी का सेल्फिंग, उसी का क्रॉस उसी के साथ करवा देते हैं, तो F2 प्राप्त हो जाता है। F2 निकालने के लिए क्या किया जाएगा, F1 जनरेशन में जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, F1 जनरेशन में जैसे ये प्राप्त हुए, इनका क्रॉस इसी के साथ करवा देंगे, हमें क्या मिल जाएंगे, F2 जनरेशन। क्या मिल जाएंगे, F2। ये दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, F2। F1 और F2 समझ रहे हैं, F1 F2 कैरेक्टर के मतलब पेरेंट्स किसको बोलेंगे, F1 किनके लिए क्या होंगे। हम लोग अपने माता पिता के लिए F1 है और अपने दादा दादी के लिए F2 है, समझ रहे, इनको नोट कीजिए। फिर हम लोग अभी F2 जनरेशन को देखेंगे उसमें क्या परिवर्तन आए, तो इनको नोट कीजिए, नोट कीजिए। फिर हम लोग इनको देखते हैं कि कैसे इसका जो है सेकेंड F1 जनरेशन F2 जनरेशन में क्या क्या होते हैं। F1 समझ गए यहाँ पर, चलिए अब F2 को समझने की कोशिश करते हैं। F2 के लिए क्या करना होगा, F1 में जो हमें प्राप्त हुए, F1 में ये प्राप्त हुए हमें, इन्हीं का क्रॉस इन्हीं के साथ करवा देंगे तो हमें F2 प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब इसमें गैमेट बनाते हैं। कितने प्रकार का गैमेट बनाएंगे, एक फॉर्मूला बताते हैं आपको गैमेट बनाने का, 2 to the power n, 2 to the power n, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस समझ रहे हैं, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होंगे कि ये जैसे है, ये दोनों एक जीन है, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। होमोजाइगस होते तो ये होते, बट ये दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो देखिए 2 जीन है, एक जीन 2 जीन, दोनों जीन कैसे हैं, हेट्रोजाइगस। तो 2 to the पावर कितना हो जाएंगे, 2 ओवरऑल कितना होगा 4। मतलब ये 4 जीन को बनाएंगे, मतलब ये 4 जीन को बनाएंगे, सॉरी 4 गैमेट को बनाएंगे।
गैमेट बनाने का ये एक फॉर्मूला है 2 to the power n। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कोई ऐसा जीन है, ये जीन है बहुत, ये अलग गुण के लिए जीन है, ये अलग गुण के लिए जीन है, ये अलग गुण के लिए जीन है, ये अलग गुण के लिए, लेकिन सब एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये कितने प्रकार का गैमेट बना सकते हैं, ये जो क्रोमोसोम है ये कितने प्रकार का गैमेट बना सकते हैं, उस चीज को अगर आपसे पूछते हैं, आप अगर मान लीजिए निकालिएगा, ये दोनों में से कोई एक आएंगे, कोई भी एक आएंगे तो सेम ही होंगे क्योंकि अलग अलग है नहीं। चलिए एक, ये दोनों में से दोनों आने की संभावनाएं रखते हैं, कोई एक ले लेते हैं। ये दोनों सेम है, दोनों में से कोई एक ही आएंगे। ये दोनों में से भी अलग अलग है, कोई एक आने की संभावना रखते हैं। एक ये गैमेट बनेंगे, दूसरा क्या बनेंगे, ये तो सेम ही रहेंगे, ये वाला में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये वे एक ये ले चुके हैं तो एक बार इसको हम ले लेते हैं। ये दोनों तो सेम ही है, कोई एक आएंगे, ये दोनों में से एक ये ले लिए, दो हो गए। अब देखिए और क्या केसेस होंगे, अभी और बनेंगे। ये ले लिए, ये दोनों में देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार कैपिटल बी है और कैपिटल डी दोनों साथ में, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना, तो ओवरऑल 4 गैमेट को बना सकते हैं। ये अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें देखें कि 4 गैमेट बन रहे। अब फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि 4 गैमेट कैसे बन रहे। हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है, ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये दोनों को छोड़ दीजिए, बचिए कितना, ये और ये दोनों कैसा है, हेटेरोजाइगस है। 2 हेटेरोजाइगस है, 2 to the power 2 दे देंगे, n की जगह पर 2 डाल देंगे, कितना हो जाएंगे 4। कितने प्रकार का गैमेट बन रहा है, 1 2 3 4। समझ में है। अगर गैमेट बनाने की प्रोसेस बताया तो 2 to the power n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस को नहीं ले लीजिएगा, होमोजाइगस में से तो कोई एक ही आएगा ना, इसीलिए ये फॉर्मूला से अप्लाई नहीं होते। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए हेटेरोजाइगस दोनों अवस्था है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, तो 2 to the power 2 दे देंगे, 4 हो गए। 4 प्रकार का ये गैमेट बनाएंगे। कैसे 4 टाइप के बनाएंगे देखते हैं। चलिए इनको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये है नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स, युग्मक की संख्या प्राप्त करने के लिए ये फार्मूला का अप्लाई करते हैं। किसका, युग्मक की संख्या को प्राप्त करने के लिए। जैसे ये पेरेंट है, इस पेरेंट से कितने प्रकार का युग्मक बनेंगे ये पता चलने के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब समझते हैं हम इस पे, ये 4 प्रकार का गैमेट बनाएंगे तो कैसे 4 प्रकार का बनाएंगे। देखिए पहला इसका कंडीशन क्या होंगे, ये दोनों में से कोई एक आएंगे, ये दोनों में से भी कोई एक आएंगे, पहला। दूसरा देखते हैं, ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक, पहले वाला कैपिटल ये फिर स्मॉल है। अब देखिए तीसरा, अब ये दोनों में से एक, ये चौथा। समझ रहे। अब इससे ज्यादा क्या युग्मक बन सकते हैं आप देखिए, अपना फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखिए 2 to the power n, तो 2 कंडीशन थे, 2 3 4, 4 बन रहे, 1 2 3 4 बन गए। क्लियर है। यहाँ ये भी 4 प्रकार का बनाएंगे सेम। चार प्रकार का गैमेट बन गए। अब जो है इनका फर्टिलाइजेशन करवा के देखेंगे एक्टिव पीढ़ी में क्या प्राप्त हो रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए एक जो टेबल बनाते हैं हम लोग, ये वाला टेबल, इसको हम लोग बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, क्योंकि पुनेट नाम के एक वैज्ञानिक ने इसको दिए थे इस फ्लो चार्ट को बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया पुनेट स्क्वायर। कितना है, 1 2 3 4 हो गए। 1 2 4 स्क्वायर जैसा ये संरचना बन रहे हैं, इसीलिए और पुनेट नाम के वैज्ञानिक ने इसको बताया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पुनेट स्क्वायर। तो समझते हैं, देखिए 4 प्रकार का गैमेट है, ये चारों एक तरफ होंगे, ये चारों एक तरफ होंगे, नर वाला चारों एक तरफ होंगे और मादा वाला चारों एक तरफ होंगे। दोनों को ऐसा नहीं है कि पहले हम इसको लिखे कि पहले उसको लिखे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप ऊपर करके लिख सकते हैं। एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, कोई ले लीजिए। चलिए पहला वाला में
क्लियर है। फिर इधर भी वही लिखेंगे सेम, क्योंकि ये युग्मक तो सेम है। क्लियर है। अब देखिए ये इसके साथ फर्टिलाइज करेंगे, क्या बन जाएंगे, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेंगे, समझ रहे, ये इसके साथ करेंगे, देखिए दोनों, फिर इनके साथ, समझ रहे। फिर अब इसके साथ इनका देखते हैं, इनका इनके साथ देखते हैं, क्लियर। फिर इनका इनके साथ देखते हैं, फिर इनका इनके साथ देखते हैं, यहां तक समझ पा रहे हैं। आगे फिर देखते हैं, अब इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, समझ पा रहे हैं यहां तक। फिर ये लास्ट वाला देखते हैं अब, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, और लास्ट देखिए ये जब चार प्रकार का गैमीट बने, चारों प्रकार का गैमीट एक दूसरे से फर्टिलाइज करके देखे तो क्या क्या कंडीशन आए। ये तो कैपिटल आर आ गए, मतलब ये गोल बीज होंगे, और वाई आ गए कैपिटल, तो येलो रंग के होंगे। क्या होंगे ये, गोल बीज तथा येलो, गोल बीज तथा पीला रंग। तो देखते हैं गोल बीज तथा पीला रंग कितने प्रकार के हैं। ये एक गोल बीज तथा पीला रंग है, गोल बीज तथा पीला रंग को हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी देखिए गोल है और एक वाई कैपिटल है, तो ये भी पीला को दर्शा देंगे, क्योंकि ये इसके प्रभाव को दबा देंगे, ये अपने आप को प्रभावित करेंगे। और ये दोनों तो कैपिटल है, कोई भी प्रभावित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या आ जाएंगे, गोल बीज तथा पीला। हम ऐसे टिक कर देते सॉरी, गोल बीज तथा पीला में, समझे, गोल बीज तथा पीला, गोल बीज तथा पीला। इसमें भी देखिए ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। मेंडल ने पहले नियम में बताया कि जिनका जोड़ा एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देता है, तो ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर को दबा देंगे। तो कैपिटल आर मतलब क्या होगा, गोल बीज, और ये वाई वाई है तो एक जैसा होंगे, मतलब पीला रंग, तो ये भी होंगे गोल बीज तथा पीला रंग। ये भी देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। ये दोनों में से मेंडल का पहला नियम सेम, कि ये इसको दबा देंगे, स्मॉल वाले को कैपिटल वाले दबा देंगे, तो ये भी गोल बीज, और ये दोनों में पीला रंग, गोल बीज तथा पीला रंग। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये तो गोल बीज होंगे और ये भी पीला रंग होंगे, गोल बीज, यहाँ पे पीला रंग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, दोनों स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल वाई के लिए क्या कैरेक्टर है, हरा रंग है, तो इनको ब्लू से हम अटेम्प्ट करते हैं, ब्लू से टिक कर दिए। क्या है ये, तो गोल बीज तथा हरा रंग देखिए स्वतंत्र हो गए। पहले क्या थे, गोल बीज तथा पीला रंग साथ साथ थे, दोनों अलग होने की क्षमता रखते हैं और कोई दूसरे को प्रभावित नहीं किए। मेंडल ने तीसरा नियम में यही बात को दर्शाने की कोशिश की। यहाँ क्लियर हुए। आगे बढ़ते इसमें, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, मतलब ये राउंड शीट को रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी मतलब येलो को रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड शीट येलो कलर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। राउंड शीट बट ये येलो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों स्मॉल है। दोनों स्मॉल किसके लिए लिए हैं, हरा के लिए है। मतलब ये क्या है, सॉरी ये उल्टा हम थोड़ा लिए, यहाँ पे ब्लैक वाले से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये राउंड और येलो है, और ये राउंड है बट ये ग्रीन है। राउंड ग्रीन के लिए यहाँ पर भी है, राउंड ग्रीन के लिए ये भी होंगे, ये भी राउंड ग्रीन है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, राउंड है और ये येलो है, समझ रहे, राउंड येलो, राउंड येलो, दिक्कत नहीं हो रही समझने में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये राउंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, दोनों स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर के लिए क्या कैरेक्टर हो गए, झुर्रीदार बीज हो गए, रिंकल सीड हो गए। ये रिंकल सीड झुर्रीदार बीज
और ये दोनों वाई कैपिटल में है, मतलब पीला, झुर्रीदार बीज के साथ पीला रंग आ रहा है यहाँ पर। तो इसको हम ना कट वाला साइन से दर्शाते हैं, इसको हम ब्लू वाला कट से दर्शाते हैं। समझ रहे? ये ब्लू कट क्या है? ब्लू कट का मतलब ये है कि जो बीज होंगे वो झुर्रीदार होंगे, लेकिन रंग कैसा होंगे? पीला होंगे। फिर यहाँ पर क्या हो गए? झुर्रीदार बीज, रंग पीला। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? येलो, येलो कलर ये हो गया, ये राउंड सीड हो गया, मतलब गोल बीज तथा पीला रंग। राउंड सीड है और ये कैसा बीज होंगे? हरा रंग के होंगे। तो राउंड और हरा के लिए, राउंड और ग्रीन के लिए क्या लिए? राउंड ग्रीन के लिए ब्लू से टिक किए हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो राउंड होंगे नहीं, रिंकल्ड होंगे, और ये ग्रीन नहीं, येलो होंगे। तो रिंकल्ड येलो के लिए क्या कैरेक्टर हमने लिए हैं? रिंकल्ड येलो के लिए ब्लू से कट। अब देखिए, ये एक तो नया कैरेक्टर है जो कि ये सबसे अलग नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ये तो राउंड शीट झुर्रीदार बीज है, सॉरी रिंकल्ड बीज है, और ये ग्रीन कलर है। मतलब जो डोमिनेंट रिसेसिव पेरेंट जो थे उनका कैरेक्टर एक तो दर्शा रहे हैं। तो इनको हम ब्लू से नहीं, ब्लैक से कट लेते हैं। समझ रहे? ब्लू से कट क्या है? रेसेसिव, मतलब ये कह सकते झुर्रीदार बीज तथा पीला रंग। ब्लू से टिक, गोल बीज तथा हरा रंग। ब्लैक से टिक क्या है? गोल बीज तथा पीला रंग। और ब्लैक से कट क्या है? गोल बीज, झुर्रीदार बीज तथा हरा रंग। ये चार कैरेक्टर देखने के लिए मिले। चार में से तो दो समझ रहे हैं, दो कैरेक्टर समझ रहे हैं। एक ये कौन सा? कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब झुर्रीदार बीज तथा हरा रंग। ये तो एक पेरेंट का कैरेक्टर है, ये समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहे हैं क्या? कैपिटल राउंड शीट और येलो कलर। कहने का मतलब गोल बीज तथा हरा रंग, ये भी समझ में आ रहे हैं। लेकिन ये दो समझ में नहीं आ रहे हैं कि गोल बीज तथा गोल बीज के साथ हरा रंग कैसे आ गया, और रिंकल बीज मतलब झुर्रीदार बीज के साथ पीला रंग कैसे आ गया, मतलब एक दूसरे को उल्टा कैसे हो गए। तो द्विसंकरण क्रॉस मेंडल ने यही बताए कि कोई भी नॉन एलिलिक जीन, क्योंकि ये इसका नॉन एलिलिक है, इस आर वाई का नॉन एलिलिक है, वाई एक दोनों का एलिलिक जीन है, ये दोनों का नॉन एलिलिक जीन है। तो नॉन एलिलिक जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरे को कोई रोक ही नहीं रहे हैं कि भाई तुम इसके साथ भी जा सकते हो, मेरे साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझ में आया? इनको नोट कीजिए, फिर हम इनका रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। इनको पहले ये फ्लो चार्ट समझ में आए कि क्रॉस कैसे बनाया गया, डायहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं झारखंड बोर्ड में कि द्विसंकरण क्या है, इससे समझाएं। तो आप जो है द्विसंकरण का परिभाषा लिख दीजिए और इस फ्लो चार्ट को समझा दीजिए, ये दिखा दीजिए, इसका रेशियो भी लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इनको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं इसका रेशियो पर। ठीक है? आप समझते हैं कि अभी जो हमने द्विसंकरण क्रॉस को देखें, एक यूनिट स्क्वायर बनाए, उसमें क्या क्या कैरेक्टर हमको देखने के लिए मिले। तो पहला कैरेक्टर क्या थे? गोल बीज। क्या थे? गोल बीज तथा पीला रंग, ये देखने के लिए मिले हमें। दूसरा कैरेक्टर क्या देखने के लिए मिले? गोल बीज तथा हरा रंग। क्या देखने के लिए मिले? हरा रंग। तीसरा कैरेक्टर क्या देखने के लिए मिले? झुर्रीदार बीज तथा पीला रंग। और क्या देखने के लिए मिले? झुर्रीदार बीज तथा हरा रंग। ये चार तरह के हम लोगों को गुण देखने के लिए मिले। और हमने कौन कौन से गुण को लिए थे क्रॉस कराने के लिए?
गोल बीज तथा पीला रंग। गोल बीज के लिए क्या है, राउंड राउंड, इनके लिए यही कैरेक्टर लिए थे, यही जीन लिए थे। और हमें गोल बीज भी मिल गए और झुर्रीदार बीज, गोल बीज के साथ हरा रंग और झुर्रीदार बीज के साथ पीला रंग, ये दोनों देखने के लिए मिला। मतलब ये हाइब्रिड है। मतलब मेंडल ने ये बताया कि एक दूसरे को कोई नहीं रोक रहा, अगर रोकते तो गोल बीज हरा बीज रंग के साथ नहीं होते और झुर्रीदार बीज पीला रंग के साथ नहीं होते। मेंडल ने तीसरा नियम में यही बताने की कोशिश की थी। इसके लिए क्या होगा, और हरा रंग के लिए, झुर्रीदार बीज के लिए और पीला रंग के लिए, क्लियर है, झुर्रीदार बीज के लिए और हरा रंग। ये चार प्रकार का हमें गुण देखने के लिए मिले, ये चार प्रकार का गुण देखने के लिए मिले, गोल बीज तथा पीला रंग, गोल बीज तथा हरा रंग, झुर्रीदार बीज तथा पीला रंग, झुर्रीदार बीज तथा हरा रंग, ये चार प्रकार का हमें देखने के लिए मिले। ये जीन अलग अलग है, आप देखिए उसमें जीन अलग अलग प्रकार से लिखा है, बट रिजल्ट हम लोग को तो यही मिल रहे हैं। अब रेशियो इनका देखना चाहते हैं, ये फिनोटाइपिक रेशियो बाहर से ऐसा देखने के लिए मिले, तो गोल बीज और तथा पीला रंग वाला जो रेशियो थे आप काउंट करके देखिए, गोल बीज तथा पीला रंग का कितना है, 9 है। गोल बीज तथा हरा रंग वाला आप गिन के देखिए, उसमें 3 होंगे, और झुर्रीदार बीज तथा पीला रंग वाले भी 3 होंगे, और झुर्रीदार बीज तथा हरे रंग वाले 1 होंगे मात्र। आप उस फ्लो चार्ट में पुनेट स्क्वायर में देखिए कि हमने क्या समझाए हैं, और उसमें आप काउंट करके देखिए कि क्या क्या हमने इसको जो है, जिस को ब्लैक से हमने टिक किए वो क्या थे, गोल बीज तथा पीला रंग, और जिसको हमने हरे रंग से टिक किए वो गोल बीज तथा हरा रंग थे, ठीक, और जिसको हमने ब्लू से कट किए वो थे झुर्रीदार बीज तथा पीला रंग, और जिसको हमने ब्लैक से कट किए वो क्या थे, झुर्रीदार बीज तथा हरा रंग। आप काउंट करके देख लीजिए ये वाला मिला के कि ये रेशियो आता ही है, जरूर आएंगे। अब देखिए मेंडल का जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो F1 जनरेशन का, ये फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक नहीं है। जीन में देखिएगा तो सब अलग अलग प्रकार का जीन देखने के लिए मिले, लेकिन फिनोटाइपिक यही थे, यही 4 प्रकार का फिनोटाइपिक, लेकिन जीन अलग अलग थे। आप देखिए उसमें जीन बहुत तरह के दिख जाएंगे आपको, बट फिनोटाइपिक यही थे। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएंगे, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, ये फिनोटाइपिक रेशियो है किनका, डायहाइब्रिड क्रॉस का। थोड़ा सा रीबैक जाते हैं हम लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो ये थे। तो मोनोहाइब्रिड मतलब एक गुण को, यहां पर हमने कितना गुण ले लिए, 2 गुण, 2 गुण लिए, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएंगे वो डायहाइब्रिड क्रॉस का होना चाहिए। देखिए करते हैं इसको, आप लोग मैथमेटिक्स तो जानते ही होंगे भली भांति। 9, देखिए करके 9 3 3 1 आ गए। मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस किए, उनको जब ये रेशियो मिल गए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो उनको 3:1 मिले, तो उन्होंने जब ये रेशियो देखे तो सही आए, मतलब मेंडल ने बोले हमने जो प्रयोग किए वो सही है। मेंडल इस बात को मानिए इस क्रॉस के आधार पर कि अगर हम एक गुण का अध्ययन करते हैं, उनका ये रेशियो आ रहे हैं, तो अगर हम 2 गुण का अध्ययन करेंगे तो इसका 2 गुना आना चाहिए, 2 गुना किया गया, उसी से मल्टीपल किया गया, सेम आ गया, मतलब मेंडल से ही प्रयोग किए थे। अब जो है आप बोलिए सर ये तो फिनोटाइपिक रेशियो की बात हो गई, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो आप देखिएगा अलग अलग तरह के देखने के लिए मिलेंगे, सबका जीन अलग अलग है। तो चलिए मोनोहाइब्रिड सेम वही प्रोसेस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, ये है मोनोहाइब्रिड मतलब 1, डायहाइब्रिड लेते हैं 1:2:1, समझ रहे हैं। चलिए मल्टीपल कीजिए, इनका क्या क्या आते हैं, पहले इनके साथ करवाते हैं, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, यही आएंगे।
आप जो है जीनोटाइपिक रेशियो इनका निकाल के देखिएगा। जीन जो अलग अलग तरह के दिख रहे हैं, थोड़ा सा भी एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग अलग थोड़ा सा दिख रहे हैं, अलग अलग कर दीजिएगा। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो को समझाए थे, उसी प्रकार इसका फिनोटाइपिक रेशियो को आप निकाल कर देख सकते हैं। यही रेशियो में आएंगे, एक आएंगे एक बार 2 1 2 4 2 1 2 1, यही आएंगे। अब बोलिएगा सर आप बता देते तो अच्छा होता। चलिए कोशिश करते हैं बताने की। तो एक बार पहले हम लोगों ने ये देख लेंगे कि क्या क्या हम लोग को वो पहले पुनेट स्क्वायर का जो है एक बार रिबैक देखना होगा। सॉरी, उनको पहले आप लोग लिख लीजिए, मिटा दिए। झुर्रीदार बीज तथा क्या थे, हरा रंग, इनका अनुपात कितना 1। इनका फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकले थे 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकले हैं, जीनोटाइपिक 1:2:1:2:4:2:1:1:2:1, ये मिले। क्लियर है। आप जो है इनको नोट कर लीजिए। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ गए, डायहाइब्रिड क्रॉस समझ गए, मेंडल के सारे नियम समझ गए। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये क्या होते हैं। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होते हैं, टर्मोलॉजी को ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। मेंडल का जो टर्मोलॉजी हमने बताए हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, रिसेसिव, डोमिनेंट, एलील, जीन, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, इस टर्म को बढ़िया से समझ के हमेशा माइंड में रखिएगा, तभी जाके आपको चैप्टर 5 क्लियर कॉन्सेप्ट रहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। और चैप्टर 5 चैप्टर 6 जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो बहुत परेशानी होंगे, पता ही नहीं चलेंगे कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार के आए हैं। आपको लगेंगे सर तो सब बाउंस करके निकल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए, एक एक लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार करके समझिए, देखिए कि क्या समझा रहे हैं। क्योंकि देखिए एक लाइव क्लास होते हैं, उसमें आपको जो डाउट होता है करंट पूछिएगा तो बता सकते हैं। ऑनलाइन में करंट तो बताना मुश्किल है, समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो समझ में आता तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ये बात हम हमेशा बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं। अगर किसी प्रकार का जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या बाउंस कर रहे हैं, कोई ऐसा टर्म जो समझ में नहीं आ रहे, वो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए और आज यहीं तक रहने देते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है आज का। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और मेंडल का नियम का अपवाद। मेंडल का नियम का अपवाद क्या क्या रहे उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, चलिए नोट कीजिए।